बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा 9 मई को सरकार का शपथ ग्रहण। पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की बैठक, मीटिंग में बीजेपी के केंद्रीय और बंगाल के नेता होंगे शामिल। शुभेंदु अधिकारी, सुनील बंसल, सामिक भट्टाचार्य बैठक में शामिल होंगे। बंगाल में सत्ता से बाहर होने के बाद आज मीडिया से बात करेंगी ममता बनर्जी। आज शाम 4 बजे कोलकाता में प्रेस ब्रीफिंग। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत, कुल 206 सीटें जीती, सिर्फ 81 सीटों पर सिमट कर रह गई टीएमसी। चुनाव परिणाम पर टीएमसी का बयान, कहा बंगाल चुनाव में कुछ भी स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं था, सीबीआई ईडी सुरक्षा बलों का दुरुपयोग हुआ। राहुल गांधी का बीजेपी पर आरोप, सोशल मीडिया पर लिखा बंगाल और असम में चुनाव चुराया गया है, बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गई हैं। भवानीपुर सीट से हारी ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी ने 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया। नंदीग्राम के बाद भवानीपुर में भी शुभेंदु की जीत। विजय भाषण में प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, बंगाल की पहली कैबिनेट बैठक में लागू करेंगे आयुष्मान योजना, भय मुक्त बंगाल बनाएगी बीजेपी। पीएम मोदी बोले अंग, बंग और कलिंग, बीजेपी एनडीए को चुना है। बंगाल में भय नहीं भविष्य की बात होगी, बंगाल में बदला नहीं बदलाव की बात होनी चाहिए। बंगाल विजय के बाद गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट लिखा, बंगाल वासियों ने घुसपैठियों और उनके हितैषियों को सबक सिखाया है, बंगाल की आकांक्षाओं को हम पूरा करने वाले हैं। बंगाल में जीत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जनता ने बीजेपी को ऐतिहासिक जनादेश देकर दशकों से विकास और सुशासन की राजनीति पर मोहर लगाई है। कोलकाता में काउंटिंग के बाद हिंसा, टीएमसी कार्यालय में भारी तोड़फोड़, सड़क पर फेंके गए पार्टी के झंडे। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश, फाइलों का रखा जाए ध्यान, फाइल गायब हुई या जली तो जिम्मेदारी तय होगी। असम में 2/3 बहुमत से जीती एनडीए, 126 सदस्य विधानसभा में से 101 सीट पर मिली जीत, लगातार छठी बार सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की जीत। असम में बीजेपी की हैट्रिक पर प्रधानमंत्री का पोस्ट लिखा, असम में जीत विकास पर मोहर है, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, जनादेश के लिए जनता का धन्यवाद। केरल में कांग्रेस गठबंधन का शानदार प्रदर्शन, 100 सीटों पर यूडीएफ की जीत। हार के बाद पिनाराई विजयन ने केरल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने स्वीकार किया इस्तीफा। तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके की 108 सीटों पर जीत, डीएमके गठबंधन 73 सीटों पर सिमटी, एआईडीएमके गठबंधन ने 53 सीटें जीती। तमिलनाडु को लेकर पीएम का पोस्ट, टीवीके को दी जीत की बधाई, एनडीए को वोट देने वालों का आभार। तमिलनाडु में टीवीके प्रमुख विजय पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जीते उम्मीदवारों को संबोधित करेंगे विजय, आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी ने पुडुचेरी के लिए नियुक्त किए पर्यवेक्षक, मनसुख मंडाविया, निर्मल सुराना केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त। राष्ट्रपति से आप छोड़कर बीजेपी जाने वाले सांसद मिले, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता ने मुलाकात की। राघव चड्ढा ने कहा, हमारी छवि खराब करने की कोशिश। अपने सभी विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिल्ली पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, थोड़ी देर में राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। विधायकों को बोट क्लब के पास पुलिस ने रोका, राष्ट्रपति ने सिर्फ मान को मिलने का वक्त दिया। 7 मई को बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार, नए मंत्री शपथ लेंगे, पटना के गांधी मैदान में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। बंगाल में 9 मई को बीजेपी सरकार की शपथ, 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह, बंगाल में नई सरकार का शपथ। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बयान दिया और इस बात की जानकारी दी कि 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस भी है और इस दिन शपथ ग्रहण समारोह भी है, जिसको लेकर अब तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। अब इसी के साथ कई सवाल हैं, क्या सीएम का चेहरा भी तय कर लिया गया है, किसको जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि 9 मई को है शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री जी काल घोषणा कर दिया 25 वैशाख 9 में रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में ये सरकार शपथ लेगी। प्रधानमंत्री जी काल घोषणा कर दिया 25 वैशाख 9 में रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में ये सरकार शपथ लेगी। तो बंगाल में बीजेपी की जीत ऐतिहासिक है, लेकिन इस जीत की यात्रा भी अपने आप में एक इतिहास है। अब आपको बंगाल विधानसभा में जनसंघ से बीजेपी तक के सफर को आंकड़ों के जरिए बताते हैं।
1952 में बंगाल विधानसभा में जनसंघ को 9 सीटें मिली थी, जबकि वोट शेयर 5.8% था। आज 2026 में बीजेपी को 206 सीटें मिली है, जबकि वोट प्रतिशत 46% तक पहुंच गया है। यानी आप देखिए कि शून्य से शिखर तक पश्चिम बंगाल में ये यात्रा बीजेपी ने की है। और इधर समीक भट्टाचार्य से हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता ने बात की है। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा क्षमता में आ चुके हैं और मेरे साथ है पश्चिम बंगाल बीजेपी के सबसे सफल राज्य सभापति समीक भट्टाचार्य। समीक दा, आपके आंखों में आंसू है, क्यों? एक पुराना मित्र है, भाजपा का कार्यकर्ता। हम लोग 43 साल से एक दूसरे से परिचित है। जिस समय भाजपा की नाम भी लोग ठीक से नहीं जानता था, बोलने से हमको ये बोलना पड़ता था कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी है, भारत जनता पार्टी नहीं। तो उस समय के कार्यकर्ता वो हमारे लिए फूल लेकर आए, तो उसको हमने बोला तुम फूल क्यों लाए मेरे लिए, तुम्हारे साथ ऐसा संपर्क है हमको फूल लेने का, लाने का? तो उसका आँख पे पानी आ गया। बोले हम लोग तो बचपन से 50 साल से इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे। तो एक कार्यकर्ता जो हम लोग शाखा में एक ही उम्र में गए थे, वो हमसे बड़ा है 2 साल का, लेकिन संपर्क तो है, इतने दिन से जुड़े हुए, ये तो होगा ही ना। भावुक है। क्या ये सपना साकार होते देख आपको पुराने चीज़ याद आ रहा है, आपका सेक्रीफाइसेस याद आ रहा है, या क्या है? मेरा कोई सेक्रीफाइस नहीं है, हमको तो बहुत कुछ दे दिया ईश्वर ने, और क्या दे सकते हैं। 70 साल के बाद श्यामा प्रसाद का भूमि में श्यामा प्रसाद का सरकार जब बन रहे थे हम अध्यक्ष पार्टी का, ईश्वर इससे ज़्यादा क्या दे सकते हमको? इस जीवन का जो पाना था हमको मिल गया, हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो कार्यकर्ता गुजर गए इस समय, हमारा आंखों के सामने जिसको मार दिया गया है, हम उसको घर तक नहीं पहुंच पाए। एक ही बेटा माँ बाप का, उसको मार दिया गया, हम उसका घर तक पहुंच नहीं पाया। अगर उस जगह पहुंचता देखने से तो दूसरा घर भी तोड़ दिया जाता। वो दिन याद है हमको। हम सभी कार्यकर्ता को यही बोल रहे हैं, भैया शांति से रहो, पश्चिम बंगाल में बदलाव लाने का समय आ गया। ये जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो हमारा सामने हमारा आलोचना करने से हमको मार खाना पड़ेगा, ये नहीं है। ये भारतवर्ष का चेहरा नहीं है, ये समाज नहीं है। और अब आपको बंगाल विधानसभा में बीजेपी के सफर के बारे में बताते हैं। कैसा सफर रहा, जर्नी कैसी रही। 1982 से 2011 की बात करें तो इस बीच बीजेपी की 0 सीट थी। वहीं साल 2016 में 3 सीटें मिली, जबकि वोट प्रतिशत 10.16 था। 2021 में 77 सीटें मिली थी और बीजेपी को 38.15% वोट शेयर मिला था। 2026 की बात करें तो 206 सीटें हासिल हुए और वोट प्रतिशत 45.84%, यानी कि काफी अंतर देखने को मिला है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रविशंकर दत्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं और कुमार कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हैं। रविशंकर दत्ता के पास मैं जाना चाहूंगा। रविशंकर, जैसे कि शपथ की भी बात आ गई, आपने समीक भट्टाचार्य से बात भी की, काफी भावुक नजर आ रहे थे आपकी रिपोर्ट में। वो अपने कार्यकर्ताओं के बलिदान को आज याद कर रहे थे। क्या बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि उनके लंबे संघर्ष, उनके लंबे बलिदान का वो फल उनको मिल गया है, जिसके लिए वो एक लंबी लड़ाई लड़ते रहे, 0 से शुरुआत की और आज पश्चिम बंगाल में वो शिखर पर है? देखिए, एक दिन ऐसा था जब समीक भट्टाचार्य पहला एमएलए था बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल असेंबली में, और मैं तब था असेंबली में, साक्षी थे, हम वहाँ पे इंटरव्यू उनका लेते थे। और उनका जो बात तब था कि काफ़ी उदास भरा रहता था, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन उसके बाद लंबा संघर्ष और आज शासक दल का राज्य सभापति होना उनके लिए अहम महत्वपूर्ण है, गुरुत्वपूर्ण बात है। मैं बैठा हुआ था अंदर, अमित शाह जी ने फ़ोन किया, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन किया, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और बड़ा दायित्व दिया गया है उनको। अब आगे देखना है कि विधायक जो दल है उनका बैठक होगा, ठीक होगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे नया राज्य पश्चिम बंगाल के।
तो उनमें समीक भट्टाचार्य का एक अहम रोल रहेगा, ये तो माना जा सकता है। लेकिन वो जो भावुक हुए थे, इसका कारण यह है, हमारा कैमरे के सामने आप देख चुके हैं शायद, कि वो रो रहे थे, प्रोफ्यूजली ही वाज क्राइंग। तो इसका कारण ये है, वो ये कह रहे थे कि जो लोग नहीं रहे, जिन लोगों का हत्या हो गया, जिन लोगों को वो नहीं दिखा सके कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी आ सकते हैं, उनको कैसे शुक्रिया अदा करें। उनका बलिदान से आज बीजेपी अगर यहाँ पे पहुंची है तो ये श्रेय उन लोगों को जाता है। समीक भट्टाचार्य जो कि जमीन के साथ ताल्लुकात रखने वाले एक लीडर है, उनका ये कहना है कि कल अगर पश्चिम बंगाल पे कहीं जगह पे तृणमूल कांग्रेस का पार्टी ऑफिस तोड़ा गया है तो मैं क्षमा मांगता हूं और हर किसी को कहूंगा ऐसा ना किया जाए, और अगर कोई करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये होते लीडर, और कब तक ये मेंटेन कर सकेंगे ये भी एक बात। उन्होंने ये भी कहा कि इस कल्चर को बदलना है पश्चिम बंगाल में, कि विरोध करने पर आपके खिलाफ हिंसा होगी। ये कल्चर जो है ये भारत का कल्चर नहीं है, ये भी हम सुन रहे थे। जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा था कि कल जब अलग अलग जगह पे तृणमूल का पार्टी ऑफिस तोड़ा जा रहा था तो उन्होंने आज हमारे कैमरे के सामने कहा, कल की उद्धृत लेके, कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और एक बात उन्होंने कहा है बिल्कुल, और इसको लेकर कार्रवाई की बात कही गई है। एक बार फिर से रवि आपका रुख करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर है, ममता बनर्जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, करीब आज शाम 4 बजे का वक्त, जब मीडिया से बात करेंगी ममता बनर्जी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय भाषण दिया, उस दौरान भी मीडिया से बात करते हुए कई आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए थे। आज शाम 4 बजे का वक्त है जब वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगी। वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर वो अपनी बात रखने वाली हैं? ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4 बजे। और देखिए, टीवी 9 से बातचीत में ममता का बड़ा आरोप सामने आया है, पोलिंग बूथ पर मेरे साथ मारपीट हुई है, ये ममता बनर्जी ने कहा है। बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें लूटी हैं, ममता बनर्जी का आरोप। क्या किया आपके साथ? आपको मारा, फिजिकली हैंडल किया, हमको मैन हैंडल किया, हमको घूम करके घुसी मारा, लात मारा। आपको मारा? हाँ, हमको मारा, हमका एजेंट को भी मेरा। पुलिस और बीजेपी गुंडे, पुलिस दो, आपको जबरदस्ती निकाल दिया बाहर। हाँ, वो तो 4 घंटे से हम बाहर में बैठे, हमारा कोई एजेंट को घुसने नहीं दिया। हम जीत रहा था, और भी जो सीट है उसको हमको जीतने का सीट है, लेकिन तो अब भी एक काउंटिंग एजेंट को अलाउ नहीं किया, पूरा वो सब ईवीएम मशीन हटा दिया। लेकिन ये तो जबरदस्ती है दीदी, पूरा जबरदस्ती, इमोरल है। इट इज टोटली, दिस इज द कॉल्यूशन बिटवीन इलेक्शन कमीशन एंड द बीजेपी। हम मांगा, हम स्टॉप करने 4 बजे लेटर दिया। ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे, कई आरोप मीडिया से बात करते हुए उन्होंने लगाया, लेकिन बीजेपी की बंगाल विजय के बड़े फैक्टर्स कौन से हैं उन पर भी बात करते हैं। बिग वॉल के जरिए आपको एक एक पॉइंट्स बताएंगे, वो कौन से बड़े फैक्टर्स रहे। सबसे पहले एसआईआर, करीब 91 लाख नाम इस दौरान कटे थे, जिसका विरोध भी किया गया था टीएमसी की तरफ से, और 57 लाख हिंदू, 31 लाख मुसलमान इस एसआईआर की जानकारी आपको दे रहे हैं। कई अहम नाम कटे, 31 लाख मुस्लिम नाम कटना अहम रहा, ये एसआईआर को लेकर कहा जा रहा है। ममता के गढ़ में सेंध लगाई बीजेपी ने, एक बड़ा फैक्टर, मुस्लिम बहुल जिलों में बीजेपी को बढ़त हासिल हुई है, और मुस्लिम बहुल 118 सीटों में 53 सीटों पर बीजेपी ने जीत भी दर्ज की है। ये एक बड़ा फैक्टर बीजेपी के बढ़त का। इसके अलावा टीएमसी के कब्जे वाली 119 सीटों में से 69 सीटें बीजेपी ने जीती है। यहां पर भी सेंध मारी। शाह की रणनीति कैसे काम आई? बंगाल में पहली बार पन्ना प्रमुख सिस्टम लागू हुआ, यानी कि पन्ना प्रमुख बनाए गए जो बूथ पर जाते थे, एक एक जानकारी देते थे, और 44,000 बूथों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया, अलग अलग लिस्टिंग की गई और उसके जरिए काम किया गया। और सबसे बड़ी बात कि कमजोर बूथ जो आए उनकी रिपोर्ट में उस पर मैन टू मैन मार्किंग की गई और वहां पर बहुत ज्यादा काम किया गया। योजनाओं के लाभ की बात करें, ममता की योजनाओं का तोड़ निकाला गया बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की जो घोषणाएं थी उसमें साफ दिख रहा था, ममता की हर योजना की राशि को 3 गुना बीजेपी ने बढ़ा दिया। अगर वो ममता की सरकार में राशि 1000 की है तो बीजेपी ने 3000 का वादा किया, जिसका भी इंपैक्ट माना जा रहा है वोटर्स के ऊपर, मतदाताओं के ऊपर। तो योजनाओं के ऐलान का लाभ भी बीजेपी को मिला, यह भी एक बड़ा फैक्टर उभर कर सामने आया। और जब रिजल्ट आया तो यह भी देखने को मिला कि ग्रामीण इलाकों में वोट प्रतिशत बढ़ा है। बीजेपी की बात करें तो 47.6% वोट यहां पर बढ़ा। इसके अलावा टीएमसी की बात करें तो 40.2% वोट टीएमसी के खाते में गए। और जो ग्रामीण इलाके थे उसमें बीजेपी को करीब 7.5
प्रतिशत ज्यादा वोट मिले हैं। 2021 में बीजेपी को 40.1% वोट मिले हैं और 2021 में ही टीएमसी को 48.2% वोट मिले थे। मतलब अगर थोड़ा आप ध्यान देखें तो बिल्कुल शिफ्ट कर गया है। जितना वोट टीएमसी का था उतना ही लगभग बीजेपी को इस बार गांव से मिला है। वहीं महिला वोटर की बात करें, काफी अहम पश्चिम बंगाल में सुरक्षा के मुद्दे पर साथ आती नजर आई, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर सवाल खड़े किए गए थे और टीएमसी को घेरा गया था। आरजी कर पीड़िता की मां को टिकट मिला और उन्होंने जीत भी हासिल की। SC/ST वोटर, जी हां, इस बार बीजेपी की तरफ इनका झुकाव देखने को मिला और देखिए उसमें एक समुदाय यानी मथुआ समुदाय की बात करें, बीजेपी को उसका साथ मिला है और आदिवासी इलाकों में 13% ज्यादा वोट मिले हैं बीजेपी को। वो रिफ्लेक्शन भी रिजल्ट में, नतीजों में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सरकारी कर्मचारियों को लेकर जो 7वें वेतन आयोग को तुरंत लागू करने का वादा बीजेपी ने किया, उसका भी अक्रॉस द वोटर्स अच्छा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि न सिर्फ कर्मचारी बल्कि उनके परिवारों पर भी इसका सीधा असर देखने को मिला है। बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत के साइलेंट हीरो कहे जाने वाले मंगल पांडे से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने बात की। मंगल पांडे बंगाल में बीजेपी के प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री हैं। सुनिए। हमारे साथ मंगल पांडे जी मौजूद हैं। सर, पूरे चुनाव में जिन लोगों ने नेपथ्य में और सामने में रह के काम किया उसमें आप भी एक थे, किस तरीके से देखते हैं इस जीत को? देखिए, ये चुनाव पश्चिम बंगाल और देश की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था और पश्चिम बंगाल में जो निर्मम सरकार चल रही थी उसका हटना भी बहुत ज़रूरी था, पश्चिम बंगाल के हित में और राष्ट्रीय हित में। और पश्चिम बंगाल की जनता ने वो कर दिखाया जिसकी आवश्यकता पश्चिम बंगाल को और पूरे देश को थी। और एक नया सवेरा हुआ है, एक नए रास्ते पे पश्चिम बंगाल आगे चलेगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और डबल इंजन की सरकार यहाँ बनेगी। सर, एक बात बताएं, कभी ऐसा लगा कि इतनी बड़ी जीत की ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं या कहीं कोई दिक्कत है? नहीं, जैसे जैसे पूरा चुनाव आगे बढ़ता गया तो जो माहौल जमीन पे दिख रहा था वो बहुत साफ तौर पे दिख रहा था कि यहाँ का जो अधिसंख्य हिंदू है वह हिंदू इस बात को समझ रहा है, इस खतरे को समझ रहा है कि यदि ये निर्मम सरकार रह गई तो आगे आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का कितना दुर्गति होगा। और पश्चिम बंगाल के हिंदू पूरे एकजुट हुए, गोलबंद हुए, राष्ट्रहित में हुए। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया हम सबका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया और निश्चित रूप से जब चुनाव हुए तो हम सब लोगों ने, सभी वरिष्ठ नेताओं ने बोला कि 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनेगी और जब परिणाम आया है तो 2/3 से भी थोड़ा आगे बढ़ गए। अमित सर ने बोला है कि 9 मई को जो है शपथ ग्रहण हो सकता है, उसकी तैयारी किस तरीके से चल रही है? केंद्रीय नेतृत्व तिथि तय करेगा और सारे आगे के कार्यक्रमों के संदर्भ में राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा कार्यक्रम तय किए जाएंगे। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि उस दिन कलकत्ता में पूरा पश्चिम बंगाल दिखाई पड़ेगा। कुमार कुंदन हमारे साथ लगातार बने भी हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुमार, सबसे पहला सवाल तो यही कि शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय हो गई है, तो क्या सीएम चेहरा भी डिसाइड कर लिया गया है और वो कौन से मंत्री हो सकते हैं जिनको जिम्मेदारी मिल सकती है? साथ ही ममता बनर्जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, कल आरोप लगाती दिखाई दी थी, वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर आज वो बात कर सकती हैं? देखिए, 2-3 बातें बहुत अहम है। सबसे पहली बात तो जहां तक शपथ ग्रहण समारोह की है तो एक टेंटेटिव डेट है 9 मई, क्योंकि उस दिन रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है, तो ऐसी आशा की जा रही है कि एक ऑस्पिशियस जो है उस दिन किया जा सकता है। हालांकि मैं रिपीट करना चाहूँगा, इस पर आधिकारिक पुष्टि केंद्रीय बीजेपी दफ्तर से नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान भी नहीं हुआ है बंगाल को लेकर। दूसरी बात, आज 3 बजे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में, जिसमें शुभेंदु अधिकारी, सुनील बंसल, स्वामी भट्टाचार्य और इसके अलावा बंगाल बीजेपी से और जो केंद्रीय नेता लोग यहाँ पे आए हुए थे उन लोगों की एक अहम बैठक है जिसमें आगे की रणनीति पे चर्चा की जाएगी। तीसरी बात, जहाँ तक कैबिनेट पोर्टफोलियो की बात की तो निश्चित रूप से शुभेंदु अधिकारी फ्रंट रनर हैं अभी तक मुख्यमंत्री की रेस में, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने 2 बार ममता बनर्जी को हराया है, जो अपने आप में एक इतिहास है, 2021 में और इस बार भवानीपुर से। तीसरी बात, जो कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि ऐसे लोग जिन्होंने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के बीजारोपण से लेकर एक बड़ी पौध तैयार की है, उनको दरकिनार नहीं किया जाए।
तो अब वो स्वरूप कैसा होगा, किस तरीके से होगा, ये तो आला कमान ही तय करेगा। लेकिन हाँ, इंतजार सबको इस बात का जरूर है। और चौथी बात, एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा मैं इधर। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जय श्री राम और तमाम नारों के साथ आपको बीजेपी दफ्तर में नजर आ रहे होंगे। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे उत्साह अभी भी चरम पे है। और 24 घंटे बीत चुके हैं एक तरह से जीत के, इसके बावजूद भी जश्न में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। प्रगति। बिल्कुल कुमार कुंदन, नजरें रहेंगी कि बीजेपी की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है और किस चेहरे को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। ये पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री राज्य में होगा। निश्चित तौर पर पुराना सिस्टम है, पुरानी व्यवस्था है, कई सारे बड़े फैसले भी लेने होंगे। और देखिए, बंगाल और असम में मुस्लिम फैक्टर ने बचाई है विपक्ष की साख। बंगाल में टीएमसी को 81 सीट मिली है। बंगाल में 81 में से टीएमसी के 32 विधायक मुस्लिम। असम में कांग्रेस के 19 में से 18 विधायक मुस्लिम हैं। तो आप देखिए, ये फैक्टर यानी मुस्लिम कैंडिडेट्स का फैक्टर काफी प्रभावी रहा है दोनों जगहों पर, टीएमसी के लिए पश्चिम बंगाल में और कांग्रेस के लिए असम में। और वैसे भी मुस्लिम फैक्टर बंगाल में काफी महत्वपूर्ण भी है। विपक्ष की कैसे साख बची है, सबसे पहले बंगाल की बात करते हैं। तो टीएमसी को 81 सीटें यहां मिली हैं। 32 मुस्लिम उम्मीदवार भी इन सीटों पर उतारे गए थे जिन्होंने जीत दर्ज की है। ये वही 32 मुस्लिम उम्मीदवार हैं जिन्होंने जीत हासिल की। टीएमसी ने 40% मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में करीब 39 सीट अपने नाम की हैं, जीती हैं। बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं, दोनों मुस्लिम उम्मीदवारों ने ही जीती हैं। इधर रानीगंज की बात करें तो जुल्फिकार अली जीते हैं। इसके अलावा बात करते हैं फरक्का से मोताब शेख ने जीत हासिल की है। उन्हें मैदान में उतारा गया था और उन्होंने ये सीट अपने नाम की है। अब आगे बढ़ते हुए असम की भी बात करते हैं। असम में भी ये फैक्टर काम करता हुआ नजर आया। कांग्रेस को 19 सीटें मिली और 19 में से 18 सीटें कौन सी, जिसमें मुस्लिम विधायक उतारे गए थे। टीएमसी को 1 सीट पर जीत मिली है। शेरमन अली अहमद इकलौते विधायक बने हैं, यानी कि जीत हासिल की है। तो साफ नजर आ रहा है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स पर दांव लगाना कम से कम दोनों जगहों पर टीएमसी के लिए और उधर असम में कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा रहा है, जितनी भी सीटें जीती हैं। वापस चलते, रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़े। रविशंकर दत्ता, 2 अहम मुद्दे यहां पर बन जाते हैं। एक तो यह कि मुस्लिम ब्लॉक में अभी भी टीएमसी का समर्थन मजबूत है। जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं वो ज्यादा जीत कर आए हैं अगर उनका रेशियो देखा जाए। और दूसरा सवाल ये कि ये पूरे चुनाव में जो एक मेजर पोलराइजेशन लाइन रही है वो हिंदू मुस्लिम डेमोग्राफिक चेंज और मुस्लिम तुष्टीकरण की रही है। तो आगे सरकार जब आएगी बीजेपी की, तो जो माइनॉरिटीज हैं, जो मुस्लिम हैं, उनके अंदर क्या मैसेज गया है? बीजेपी अभी क्या इंडिकेट कर रही है? क्योंकि कई सारे इन चुनावों के बाद कई सारे ऐसे सवाल अब जमीन पर मौजूद हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक डिवाइड दिखाई दे रहा था चुनाव में। देखिए, मुझे कहीं पे लगता है इस बार का जो चुनाव हुआ है वो प्रतिवेशी देश हमारा बांग्लादेश की जो स्थिति बनी हुई थी यूनिस सरकार के समय में, उसका काफ़ी असर पड़ा है। तो यहाँ के जो माइनॉरिटी वोटर्स है वो जैसे एक तरफ कॉन्सेंट्रेट होकर वोट तृणमूल को किया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सीट्स है जहाँ पे बीजेपी को फ़ायदा मिला है। आप मुर्शिदाबाद में पकड़ लीजिए, जहाँ तृणमूल कांग्रेस का वहाँ पे 22 में से 20 सीट थे, वहाँ पे सिर्फ 8 सीट मिले। तो आप समझ सकते हैं अगर माइनॉरिटी एरिया में इस कदर तृणमूल को वहाँ पे धस का सामना करना पड़े तो ये काफ़ी जायज़ बात है कि जो एडुकेटेड मुस्लिम है पश्चिम बंगाल के, वो भी सोच में पड़ गए थे हमको किस तरफ वोट करना है, हमको कैसे रहना है। और पश्चिम बंगाल की चुनाव के ये जो रिजल्ट है ये साफ दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा था वो कहीं पे बीजेपी रुकने में सफल हो गई है। और वो डेमोग्राफी चेंज रुकना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो इंटरनेशनल फेंसिंग है हमारी, वो वहाँ पे कहीं पे नहीं हो पा रही थी। कि जो तृणमूल के जो सरकार है उनके साथ वाद विवाद चल रहा था ज़मीन लेने को देकर, अमित शाह ने जो कि कई बार इसको बताया है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की कहीं ऐसे सीट्स है जहाँ तृणमूल काफ़ी मार्जिन से जीता है, जैसे मिर्जापुर में जीता है, फिराद हाकिम पोर्ट से जीते हैं 80,000 50,000 ऐसे मार्जिन से। इस माहौल में भी जहाँ पे तृणमूल पूरा ध्वस्त हो चुका है, वहाँ 80,000 मार्जिन रखना कोई आसान सी बात नहीं है। तो इसका मतलब सारे जो वोट्स है
वो तृणमूल के पास गए हैं। लेकिन ये भी याद रखना पड़ेगा कि तृणमूल का जो खेमा कहा जाता है, जो माइनॉरिटी जो जगह होती है, वहां पे भी तृणमूल ने अपना बीजेपी ने, माफ कीजिएगा, बीजेपी ने अपना सीट बिठाया। बिल्कुल बढ़त बनाई है, जीत हासिल की है। समय को देखते हुए रोक रही हूं आपको। और इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जीत के बाद पोस्ट भी किया था। डेमोग्राफिक चेंज जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिक्र भी आपने किया। रविशंकर दत्ता आपको जानकारी दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार कुंदन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बंगाल में टीएमसी की हार पर राहुल गांधी का पोस्ट सामने आया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने क्या पोस्ट किया? कुछ कांग्रेसी टीएमसी की हार से खुश हैं। खुश होने वालों को समझने की जरूरत है। बंगाल में जनादेश की चोरी हुई है, राजनीति को एक तरफ रख दें। और चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किन किन इलाकों में बीजेपी को बम्पर सीट मिली है, जिसकी बदौलत बंगाल में कमल खिला है। दीदी का बंगाल मोदी का हो गया। जी हां, कैसे कैसे और किन किन सीटों पर? तो सबसे पहले जंगल महल की बात करें, 40 से 36 सीट यहां पर मिली हैं। और उत्तर 24 परगना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, जहां बीजेपी की बात करें तो 33 में से 28 सीटें बीजेपी ने यहां पर जीती है। हुगली अगला नंबर, जहां पर 18 में से 16 सीटें बीजेपी को मिली। आप देखिए इन गढ़ों में कैसे बीजेपी ने जबरदस्त सेंध लगाई है। नादिया, जहां पर 17 में से 14 सीटें बीजेपी को मिली हैं। मालदा, जिसमें 12 में से 6, लगभग आधी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। उत्तर दिनाजपुर में 9 में से 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। झारग्राम में बीजेपी को 4 में से 4 सीटें, यानी कि पूरा क्लीन स्वीप यहां पर बीजेपी ने किया है। तो वो अहम गढ़ थे जहां पर बीजेपी ने जबरदस्त सेंध लगाई है, अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इन 5 स्टेट्स में, 5 राज्यों में चुनाव परिणामों को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से विश्लेषण कर रही हैं। आपको सुनाते हैं अपनी अपनी जीत को लेकर क्या कह रहे हैं सियासी दिग्गज। बंगाल की अगर मैं बात कहूं तो ममता के कुशासन के कारण से जनता त्राहिमाम कर रही थी, उससे मुक्ति मिली है। पूरे देश में इंडी गठबंधन राहुल गांधी का नेतृत्व फेल हुआ है, इसलिए ये उपचुनाव हो या पूर्ववर्ती उपचुनाव, हर बार कांग्रेस और उनके साथ वालों को लगातार पराजय की तरफ जाना पड़ रहा है। ये बताता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास के मामले में जनता साथ में है। वीडी सतीशन हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, रमेश चेन्नीथल्ला हैं, शशि थरूर हैं, बहुत सारे सीएम कैंडिडेट हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बहुत लोग हैं, लेकिन ये तय करना हम नहीं है। मेरे ख्याल में जैसे हमारी प्रैक्टिस होता है कि दिल्ली से कांग्रेस अध्यक्ष किसी को भेजेगा, यहाँ सारे जीती हुए एमएलए से बात करके, वे विधानसभा के अंग से बात करके उनकी राय भी समझने के बाद हाईकमान तय करेंगे। तो उनके ये डिसीजन दिल्ली में ही होने वाला है। तमन्ना आपके भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो दिल्ली में एक एमपी के रूप में काम कर रहा हूँ। यही है मेरी ड्यूटी, मेरा फर्ज ये है। वेस्ट बंगाल के लोगों को मैं इस खास तौर पर बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने 15 साल के उस कुशासन तो छुटकारा मिले ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੁਡਾਇਆ। देखिए, केरला में कांग्रेस सक्षम है और कांग्रेस एक साथ जुड़ करके काम किया था। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने इस इलेक्शन सिस्टमैटिक तरीके से किया है, इसलिए हम लोग जीत गया है। पार्लियामेंट इलेक्शन भी में जीता, लोकल बॉडी इलेक्शन में जीता, अभी असेंबली में भी हम लोग जीता है। लेफ्ट की जो एक सरकार थी, अब देश में कहीं भी किसी राज्य में लेफ्ट की सरकार नहीं बची है, क्या कहेंगे? या लेफ्ट को इसके सबक सीखना चाहिए। उनका जो ऑटोक्रेटिक रूल के वजह से ये बड़ी बुरी तरह हारने का अवसर उनको मिला है। सो आने वाले दिनों में उनको सोचना पड़ेगा उनको क्या गलती है। जी हाँ, ईरान अमेरिका जंग में ये बड़ी खबर सामने आई है। 2 अमेरिकी वॉरशिप ने हॉर्मुज पार किया है। ये अमेरिका का दावा, फारस की खाड़ी पहुंचे अमेरिकी वॉरशिप ईरानी फायरिंग के बीच हॉर्मुज पार किया। ईरान ने छोटी बोट से फायरिंग की है।
तो हॉर्मुज पार किया है अमेरिकी वॉरशिप ने। और देखिए फारस की खाड़ी पे अमेरिकी वॉरशिप पहुंचे हैं। हालांकि छोटी बोट्स के जरिए ईरान ने जरूर फायरिंग की है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि 2 अमेरिकी वॉरशिप ने हॉर्मुज को क्रॉस किया। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो काफी मुख्य मुद्दा है, बैटल ग्राउंड में तब्दील, विध्वंसक जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है क्या? जिस तरीके से धमकी दी जा रही है, यूएसएस ट्रक्सटन और यूएसएस मेसन ने हॉर्मुज पार किया, फारस की खाड़ी पहुंचे हैं यूएस वॉरशिप। और इतना ही नहीं, अमेरिकी वॉरशिप ने हॉर्मुज जैसे ही पार किया, फायरिंग के बीच हॉर्मुज पार किया गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर से हमले का जवाब भी दिया गया है। आपको बता दें, ईरान की फायरिंग के बीच हॉर्मुज पार किया गया। अपाचे हेलीकॉप्टर से जानकारी मिल रही है, हमले का जवाब दिया गया। फाइटर जेट से भी ईरान बोट पर अटैक किया गया है। इतना ही नहीं, ईरान ने छोटी बोट से फायरिंग की थी। सीबीएस की रिपोर्ट के हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं। और देखिए, ईरान पर हमले का फाइनल खाका तैयार है। लंबी जंग की तैयारी कर रहा है अमेरिका। पीट हेग्सेथ ने मांगा $1.5 ट्रिलियन का बजट। यूक्रेन से मदद घटाकर ईरान पर खर्च करने का प्लान है। तो देखिए, लंबी जंग की तैयारी है और इसके लिए एक बड़ा बजट भी मांगा गया है। $1.5 ट्रिलियन के बजट की मांग की गई है और इस खर्च में यूक्रेन को जो मदद जा रही है उसे भी उसमें कटौती करके इस खर्च को निकाला जाएगा। तो सीजफायर टूटा, जल्द अमेरिका का जवाब भी मिल जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी तो आ ही चुकी है, रिपोर्ट से पर्दाफाश किया गया है। और आपको एक जानकारी से जुड़ी देते हैं, ईरान से बड़े युद्ध की शुरुआत अब 24 घंटे दूर है। ईरानी मिसाइल लॉन्चर दिखते ही मारने का आदेश भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सेना को पहले हमला करो का हुक्म मिल चुका है। बिल्कुल, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई अगली यानी चौथी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पूरे हॉर्मुज क्षेत्र में सुरक्षा छाता बिछाया जा रहा है, एक अम्ब्रेला, सिक्योरिटी अम्ब्रेला बनाया जा रहा है। 5वीं ब्रेकिंग इस रिपोर्ट से ये कि यूक्रेन युद्ध का बजट घटाकर ईरान में इसे अब खर्च किया जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए, जंग की तैयारी और उसके लिए संसाधन जुटाए जा रहे हैं। ईरान की परमाणु क्षमता का पर्दाफाश भी इस बीच हुआ है, उससे जुड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। देखिए, ईरान की न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता बरकरार है। अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट से यह पर्दाफाश हुआ है। पहले और अब लगने वाले वक्त में ज्यादा फर्क नहीं है। तो देखिए, ईरान की परमाणु क्षमता पर पर्दाफाश हुआ है। पहला ये कि ईरान को अब भी बम बनाने में 9 से 12 महीने लगेंगे। 3 बड़े ऑपरेशन से क्षमता पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। ईरान किसी भी वक्त बम बनाने की कगार पर है। और इतना ही नहीं, हमले से पहले हमले के बाद के मतलब क्या है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल हमले से पहले 3 से 6 महीने में बॉम्ब बना सकता था। इसके अलावा हमले के बाद 6 से 12 महीने में बॉम्ब बना सकता है ईरान। इसका मतलब हमले बेअसर साबित हुए हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें, रणनीति तो तैयार हो रही है। परमाणु क्षमता खत्म करने के मकसद से चलाए गए अमेरिकी ऑपरेशन की जानकारी, जून 2025 की बात करें तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया गया था। न्यूक्लियर साइट पर अटैक हुए थे। और फरवरी 2026 ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। बिल्कुल, लेकिन सवाल यही है कि इन 2 बड़े ऑपरेशंस के बाद भी अभी भी अगर यह दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास एटॉमिक वेपन बनाने की ताकत बरकरार है और उतना ही समय लगेगा, तो बड़ा सवाल यही कि 2 बड़े मेजर ऑपरेशन का आखिर फायदा क्या हुआ।